एमक्यू कोचिंग के एमक्यू ब्लू बुकलेट को पढ़ते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। जो आपके तो 10th क्लास के विज्ञान के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन अपन आज देखते हैं। ये विज्ञान के, तो ये एमक्यू कोचिंग की ब्लू बुकलेट आपको ये दिख रही है, एमक्यू कोचिंग की ब्लू बुकलेट है ये। तो आज हम इसको देखते हैं। तो इसमें अपने ब्लू बुकलेट में रहते हैं तो 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर, मतलब 2 अंक की है, 3 अंक की है, 2 अंक की है, 3 अंक की है और 4 अंक की है प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बुकलेट भी आपको कोचिंग संस्थान पर आपको मिल जाएगी और आप खरीद सकते हैं, कम से कम रेट में आपको मिलेगी। और ये इसमें आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। सभी चैप्टर हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, जैव प्रक्रम, और ये इनके पेज नंबर लिखे हुए हैं 3, 15, 27। नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, प्रकाश परिवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा, और सभी चैप्टर इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये इसमें बैक पेज पे सब विचार लिखे हुए हैं, ये लास्ट पेज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी। तो ये अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए इसमें देखते हैं अपन ये अध्याय 2। अध्याय 1 है, 2 अंकीय प्रश्नोत्तरों को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अपक्षेपण अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, अपक्षेपण अभिक्रियाएं जब क्या होगा, जब 2 क्रिया कारकों के विलयन उनके आपस में उनको मिलाते हैं तो उनको जो ठोस अपक्षेप प्राप्त होता है, जो ठोस अपक्षेप उत्पाद प्राप्त होगा, तो इसको कहेंगे विलयन में उपस्थित ठोस कणों को अपक्षेपित हो जाती हैं और इस क्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसे दूध फट जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, अपक्षेप प्राप्त होते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में अगर हमें अपक्षेप प्राप्त होंगे, अपक्षेप का मतलब होता है तो ठोस को, ऐसे उदाहरण के लिए दूध फट जाता है तो उस पर वाइट जो जम जाता है, मतलब दही आ जाता है, तो दही क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है थोड़ा सा, अपक्षेपण हो जाता है। तो इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है, अभिक्रिया होती है अपनी ये BaCl2, इसमें BaCl2 अभिक्रिया हो जाती है। BaCl2 BaCl2 और Na2SO4 प्लस Na2SO4, दोनों को मिलाएंगे तो हमें BaSO4 और NaCl प्राप्त होगा। BaSO4 का अपक्षेप हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, छोटा सा ही है, छोटा सा याद हो जाएगा आपको, छोटा सा ही आंसर है, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर इसमें नहीं है। तो अगला, चलिए अगला देखते हैं। अभी हम पूरे समझ लेते हैं सारे ब्लू बुकलेट के, मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, समझ में आएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा और वो आपको याद करना है, स्टार लगाते जाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो तो याद करना और बाकी समझना सारे है, क्या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में एक जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ या उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक कोई पदार्थ टूटेगा उसमें छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त होंगे तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो कोई भी अभिक्रिया टूटेगी, कोई पदार्थ टूटेगा तो उसका वियोजन हो जाएगा, तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक लाइन का आंसर है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया था। हाँ, ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो याद आपको होना चाहिए, स्टार लगा दिया है मैंने इसमें, ये रेड से लगा देता हूँ यहाँ पे, ये स्टार लगा दिया। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, अब भी आ सकता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों। तो इसमें देख लेते हैं अपन, जो तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर
अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है और जिससे कि वो खराब नहीं होती। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को क्यों भरा जाता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है क्यों? तो ये उसी का आंसर भी अपन उसमें भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी यही लिखेंगे, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ सामग्री वायु ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचित हो जाती है। ठीक है, तब भी यही लिखना है, क्वेश्चन बदल जाएगा पर आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यही कई आंसर अपन लिखेंगे, स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधित हो जाए। विकृत गंध का मतलब होता है सला सड़ा गला हुआ, सड़ जाए कोई चीज़, गल जाए। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है, नाइट्रोजन गैस तो होती है, इनको सड़ने से बचाती है, मतलब ऑक्सीजन को क्या करती है, प्रतिस्थापित कर देती है, ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन क्रिया नहीं करती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है, नमी के साथ क्रिया करके भोजन को क्या स्वाद और गंध में परिवर्तन कर देती है। चलिए ये हो गया, आपको याद हो ही जाएगा। हम अगला देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, तो इस पर स्टार लगा देते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, आपने देखा होगा दिवाली पे हम गेट, जो लोहे के गेट होते हैं हमारे पास, हम उनको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो उनको जंग से बचाने के लिए करते हैं, सीधा सा आंसर है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को संचारण से बचाने के लिए हम उनके पेंट करते हैं, जिसमें वे नमी के संपर्क में ना आए। तो हम उनको किस लिए पेंट करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं जंग से बचाने के लिए, ताकि वो नमी के संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में ना आए, इसलिए हम उस पर एक परत चढ़ा देते हैं पेंट की, जो तेलीय परत होती है, और वो क्या हो जाती है, हमारी जंग लगने से बच जाती है। ठीक है, एक लाइन का आंसर 2 नंबर में इतना लिख सकते हैं, काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा अपना ये, अगला हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देगा। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अभी हमने वियोजन देखी, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो अभी हम देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, किसी भी चीज़ को हम जोड़ते हैं तो उसमें संयोजन हो, संयोजन उसको बोलेंगे जब वो कोई चीज़ जुड़ेगी। तो इसमें अपना हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं इनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, तत्व या यौगिक क्या हो जाते हैं, संयुक्त होकर होकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन की एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। वियोजन अभिक्रिया में टूटते हैं और संयोजन अभिक्रिया में जुड़ते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है और क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं देख सकते हैं अपन, ये हो गई, ये हो गई, और ये पूरी अभिक्रिया ये हो गई, और इसकी अभिक्रिया ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, देख लेते हैं। अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम इनको साफ किया जाता है क्यों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन याद करना है। बाकी संयोजन वियोजन ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अपन याद ही हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है, तो मैग्नीशियम रेवन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोक देती है। ठीक है, ये हो गया, एक मैग्नीशियम रेवन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हम रेतमाल से रगड़ कर क्या करते हैं, हटा देते हैं। जलाने से पूर्व उसको रेतमाल से रगड़ के हटा देते हैं घिस घिस के, तो वो और मैग्नीशियम उनको बराबर साफ हो जाता है, और उससे परत मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती, क्योंकि ये जो परत चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये क्या करती है, इसको क्रिया करने से ऑक्सीजन से रोक देती है। इसलिए अगर हम इसको रगड़ के हटा देंगे तो वो आसानी से क्रिया करेगा और वो जलने लगेगा, मैग्नीशियम रेवन जलने लगेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद करना है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा दिन में भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर या समीकरण देकर समझाइए। तो इसमें हो जाएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है। एक में तो क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्या होता है, एक का अपचयन होता है और एक में उपचयन होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का उपचयन होगा और दूसरे का अपचयन होगा। उपचयन और अपचयन उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं अपन, उदाहरण में ये हो जाएगा। उदाहरण में क्या आ जाएगा, इसमें लिख देता हूँ, Fe2 और SO3 प्लस ये किससे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इससे हम लोग क्रिया करवा देंगे और क्या बन जाएगा, हमारे पास आयरन अलग हो जाएगा और CO2 निकल जाएगी। तो ये Fe के अलग हो जाएगा और कार्बन क्या रहेगा, O के साथ क्रिया करके CO2 बना लेगा। तो ये हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें से ऑक्सीजन टूट के यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और क्या हो रहा है, अपचयन मतलब जुड़ भी रहा है, ऑक्सीजन निकल भी रहा है और जुड़ भी रहा है। तो ये वाला उदाहरण सबसे बेस्ट हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वें में हो जाएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है कहाँ। ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है अपन, याद करना है इसको। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये भी कई बार आ चुका है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, यह हवा में स्वतः ही जलने लगता है। अगर सोडियम को हम बाहर से खुला छोड़ दें तो वह अपने आप जलने लगता है, इसलिए सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, अगर हम कर देंगे तो नमी के संपर्क में आकर किसका, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकाश में आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। क्योंकि सोडियम मिट्टी के तेल में क्या होता है, सोडियम क्रिया नहीं कर पाता क्योंकि उसमें नमी नहीं रहती। सोडियम किससे क्रिया करता है ज़्यादातर, नमी से, नमी के संपर्क में अगर वो आएगा तुरंत क्रिया कर लेगा, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करता है। जल के साथ अभिक्रिया की वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, एमकी कोचिंग का चैनल है, तो देखने को मिल जाएगी। सोडियम के साथ हमने अभिक्रिया भी की है, एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं अपन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन याद करना है। ठीक है, सोडियम एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, हवा में स्वतः ही जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसलिए सुरक्षित रखने तथा आकाश में आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रख दिया जाता है। तो चलिए ये हो जाएगा, याद करना है। और अगला अगला देख लेते हैं, नवा क्वेश्चन। श्वसन को उसमें चेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये याद करने लायक है, आ जाता है बोर्ड में। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, अतः इसे ऊष्मा चेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन में क्या होता है, हमारे फेफड़ों में श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, श्वसन होता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करके हमारी कोशिका तक पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे तो होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्मोचन होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मंद दहन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीजन श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, श्वसन को उसमें छिपे अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अपन अगला देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें में ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो इसको तो बिल्कुल एकदम याद कर लेना, घोंट लेना, पी लेना, और इसको लगा देते हैं अपन स्टार। अब इसमें देखते हैं, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों, ये क्वेश्चन तो इसी में है, आपको परीक्षा दिन में भी शायद नहीं है। तो इसको अपन कर लेते हैं, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती हैं क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं।
और विषैली हो जाती हैं, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन होती है। ठीक है। क्या होता है, दवा की बोतल जो होती है उसमें कोई भी दवाई भरी रहती है, अगर उसमें सूर्य की रोशनी जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर खाली रहेगी दवाई तो उसमें ऑक्सीजन भर जाती है, अपन ढक्कन पैक कर दें तो। और अगर उसको अपन धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन से धूप की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगी और क्या हो जाएगा, वो विषैली हो सकती है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, कोई भी कॉपर सल्फेट अगर है, इसको धूप देंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। CuSO4 है और SO4 अलग हो जाएगा। ये CuSO4 है हमारे पास, अगर इसको हम प्रकाश की रोशनी में रख देंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फेट बन जाएगा ये। अगर इसको जल और मिल जाए तो ये H2SO4 भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अपन कर लेंगे। इसमें यहाँ तक भी कर सकते हैं, अभिक्रिया करना चाहो तो कर सकते हैं, अभिक्रिया भी लिखी जा सकती है। तो अगला देख लेते हैं 10वां 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं अध्याय 2 का। अब इस पहले चैप्टर में ही अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। तो इसी प्रकार अपन ने 8-10 सभी चैप्टर में दिए हैं, जो कि का अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें अध्याय 2 में देख लेते हैं, अध्याय 2 में और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने देखने को मिलेंगे। पहला होगा कोई किसान, कोई ये किताब का क्वेश्चन है, किताब में दिया होगा, कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। जो चौक वो होती है जो हम लोग बोर्ड पे लिखने के लिए काम में आती है, वो क्या उसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है चौक। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान बुझा हुआ या बिना बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा, क्योंकि चूना जो होता है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हो या तो ये देख लो कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, बुझा हुआ चूना CaOH में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये इनमें से कोई सा भी हो, ये क्या होते हैं, ये क्षार, इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अगर मान लो मृदा अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है तो उसको उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्षार का। तो ये इनका प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, क्षार का। समझ गए। अब एक बार और सुना देता हूँ। जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान बुझा हुआ चूना या चौक का प्रयोग करेगा, ठीक है, क्षार का प्रयोग करेगा। अब अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन, 12वां देख लेते हैं। क्षार किन्हें कहते हैं, क्वेश्चन क्या है अपना, क्षार किन्हें कहते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो इसमें आ जाएगा वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पथ को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये तो सबको ही पता है, ये तो किताब में अपन कई बार पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ चुके हैं। तो जो स्वाद में कड़वे कसीले होते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर का रंग बदल देते हैं, हमने क्षारीय हम लोगों ने देखा है। तो ये क्षार की हो जाएगी। अब अगला देख लेते हैं अपन 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें में क्या आ जाएगा, अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशोधित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि अम्ल में। तो ये किताब का क्वेश्चन है, किताब में भी दिया है कि अम्ल, अगर कोई अम्ल है हमारे पास, मान लो H2SO4 है, अगर हम इसमें जल डालेंगे तो क्या वो जल डालने पर ये बाहर की तरफ उछलेगा, क्योंकि H2SO4 में अगर जल डालते हैं, H2O डालते हैं, H2O, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी ज़्यादा निकलती है, ऊष्मा बहुत निकलती है, इसलिए जल को उचका देती है। तो इसलिए हम लोग जल को, जब भी किसी अम्ल को तनुकृत करते हैं, अम्ल को तनुकृत करते हैं तो अत्यंत ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए वह जल मिलाते हैं।
ठीक है, ये वाला हो गया अपना कि जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो, क्वेश्चन एक बार पढ़ो। क्वेश्चन है अपना ये कि क्वेश्चन पढ़ो ये, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है ये कि अम्ल को तनुकृत का समय अनुचित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं मिलाते, अम्ल को ही जल में डालो। आप जल ले लो, क्या करते हैं कि अम्ल का तनुकरण करते समय अभिक्रिया कैसे होती है, अत्यंत उसमें छिपी अभिक्रिया होती है जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है और जल में मिलने पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और जल द्वारा शोधित कर ली जाती है। इसलिए हमको क्या करते हैं कि पहले हम अम्ल लेते हैं और फिर जल को डालते हैं। ऐसा नहीं करते कि अम्ल लेंगे और उसमें नहीं, पहले जल को लेंगे फिर उसमें अम्ल डालेंगे धीरे धीरे धीरे। अगर हम अम्ल लेकर और उसमें जल डालेंगे तो उसमें तुरंत अभिक्रिया हो जाएगी, अम्ल ज़्यादा है जल कम है, तो फिर वो अम्ल जो है हमारे ऊपर उछक जाएगा और हम जल सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, पहले ही जल लेंगे और जल में थोड़ा सा क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे तो क्या होता है, ऊष्मा जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जिससे वो क्या होता है, गर्म नहीं होता, गर्मी पैदा नहीं होती। अब ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको देख लेते हैं। लगा देते हैं इस पे स्टार। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, इसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो कोई भी विलयन होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और अगर ओ एच आयन होंगे तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो हम क्या करते हैं, एच आयन और ओ एच आयन की जो सांद्रता ज्ञात करते हैं, मतलब सांद्रता मतलब अगर एच आयन ज़्यादा होंगे तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा पीएच स्केल से। एच ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इनकी सांद्रता देखी जाती है। तो ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया है, इसी को बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होगा। 7 कितना होता है, उदासीन होता है, 7 होता है उदासीन पीएच स्केल में। तो ये 6 होता है। 6 का मतलब क्या है, 7 से कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अम्लीय होता है। दूध थोड़ा सा क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर ये दही बन गया तो ये और खट्टा हो जाएगा। खट्टे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखना, दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा क्योंकि दही में अम्ल होता है। जैसे दूध में हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एच प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए या क्यों रखते हैं। तो हम आज 20 क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये फिर बाकी के अपन अगली क्लास में देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता नमी या जलवाष्प से क्रिया करके ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में रखा जाता है। क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस चूर्ण के समान होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी आ गई तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठोस होने लगता है। इसलिए इसको आर्द्रता मतलब जल नहीं लगना चाहिए। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, इसके डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर जो हड्डी टूटने पर पट्टा जो चढ़ता है, पट्टा चढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खिलौने और मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये अपना क्वेश्चन हो गया। ये 3 नंबर में भी दिया हुआ है, उसमें इसके उपयोग वगैरह ये सब दिए हुए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए 17 पे देख लेते हैं। 17वें में क्या हो जाएगा, विलयन। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लगा लो, फटाफट लगा लो जल्दी जल्दी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है, क्यों? ये वाला अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन होते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, अम्ल में क्या होते हैं, अम्ल में होते हैं एच प्लस आयन, अधिक होते हैं एच प्लस आयन। जिसमें एच प्लस आयन होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्ल के जलीय विलयन में एच प्लस आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत वाहक होते हैं और इस कारण से विद्युत चालन करता है। जहाँ भी आयन होंगे ना भाई साहब, जहाँ भी आयन होंगे ना वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
ठीक है। आयन, क्योंकि विद्युत धारा किससे होती है, आयनों से ही प्रभावित होती है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए। उदासीन क्या होता है? 7 होता है। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहलाते हैं। जब देखो हम क्या करते हैं, एक तरफ लेंगे हम अम्ल, इसको लेंगे अम्ल, और एक तरफ ले लेंगे क्षार, दोनों को आपस में मिला देंगे, अम्ल और क्षार क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उदासीन। बस हो गई। अब जब उदासीन होंगे तो क्या बनेगा, ये लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा, बस लवण ही तो बनता है, अम्ल। ऐसे NaCl क्या होता है, NaCl इसका उदाहरण हो जाएगा। NaCl क्या होता है, लवण है, ये क्या है, लवण है, उदासीन होता है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम रोज क्या करते हैं, सब्जी में डाल के खा जाते हैं। ठीक है। तो अब अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा 19वां, अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं। हम सूचक का मतलब होता है पहचान करना। तो अम्ल और क्षार के सूचक तो इनकी पहचान कैसे करते हैं, तो कुछ होते हैं प्राकृतिक सूचक और कुछ होते हैं संश्लेषित सूचक। ठीक है। तो अम्ल क्षार सूचक वे प्राकृतिक या संश्लेषित सूचक जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार को सूचित करते हैं, मतलब अम्ल और क्षार की पहचान बताते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है। तो अगला 20 को क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है, फिर उसके बाद अन्य क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो? अम्लीय वर्षा देखो, अगर ये 2 नंबर में आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.6 होता है, ये दशमलव है, ये दशमलव 5.6 से कम हो जाता है, जो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर ये 3 नंबर में आता है तो हम बड़ा वाला आंसर लिखेंगे, जो कि अपने आगे मिलेगा 3 नंबर वाली क्लास में। तो इसका ध्यान रखना कि अम्ल वर्षा वाला अगर 2 नंबर में आता है तो अम्ल वर्षा, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में आगे का देखेंगे। क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अपन ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये आती रहेगी, तो आप देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।